Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो भाई जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ बेटा क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं बेटा 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और जल्दी से उसको ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको अकेडमिक्स लेवल पर हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आपको पता है बेटा कि हमने एनसीईआरटी खत्म कर ली है अच्छे से अपनी, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, आज हम लोग खत्म कर लेंगे एमसीक्यूज को भी, देन इसके बाद असर्शनिज्म, एमआईक्यूज एंड एवरीथिंग हम सब कुछ कवर करते चलेंगे। सो बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, कोई बेटा ये बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो किस में है, जो एक एक्सेलरेटेड मोशन में, एक्सेलरेशन में है, वो मतलब उस एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन आपको पता है ना, और स्ट्रेट पाथ, क्या स्ट्रेट पाथ में है वो। तो आपको पता है बेटा एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि उसकी स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों चेंज हो रही होंगी, क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल। सो इसका मतलब आपसे पूछे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट। ओके, सो पहला है इट स्पीड्स कीप चेंजिंग, तो बेटे तो करेक्ट है। नेक्स्ट, इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस, ये भी सही है बेटा। इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, वो अर्थ से दूर जा रहा है बेटा, अगर वो चल रही है गाड़ी तो अर्थ से दूर जा रही है। नेक्स्ट, अ फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, ये बोल रहे हैं कि फोर्स हमेशा उस पर एक्ट करेगी, तो बेटा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, फोर्स हमेशा एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो मतलब आंसर विल बी डी। डन, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन क्या है बेटा, मैंने आपको बताया था थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या बताता है कि आपकी दो फोर्सेस होती हैं, एक होता है एक्शन फोर्स और एक होती है रिएक्शन फोर्स, जिसमें हम देखते हैं कि ये दो बॉडीज पर लगती है। अगर आप किसी बंदे को हिट करेंगे तो वो भी आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से हिट करेगा। बताया था मैंने, कर्मा वाला जो सीन है वही है यहाँ पे, कि अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करेंगे तो बेटा 101% चांसेस हैं कि आपके सामने वो आएगा उसी लाइफ में। अब मान लो मैं इस बोर्ड पर प्रेशर लगाऊं, कोई फोर्स यहाँ पे अप्लाई करूं, तो बेटा ये भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मेरे ऊपर लगाएगा। तो जो मैं फोर्स इसके ऊपर लगा रही हूँ वो होता है एक्शन फोर्स, और जो ये मेरे ऊपर लगा रहा है बेटा वो होता है आपका रिएक्शन फोर्स। समझ गए। और आपको पता है बेटा ये दो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करती है और अपोजिट डायरेक्शन में। मैं इसमें लगा रही हूँ, अगर मैं बोर्ड को उस तरफ धकेल रही हूँ तो बोर्ड मुझे इस तरफ धकेलेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब अगर आप इसके ऑप्शंस को पढ़ेंगे बेटा, ऑलवेज एक्ट ऑन सेम बॉडी, नहीं, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या होगा बेटा, ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करेगी और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। और ये बात मैंने आपको बताई हुई थी जब मैंने आपको न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ाया था डिटेल में। क्या आपने वो सब सेशंस लगाए हैं बेटा? अगर आपने वो सब सेशंस लगाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे के वो मिस कर गए हैं सो डोंट वरी, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरी वहां पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड। ओके, एक गोलकीपर है बेटा, गोलकीपर नहीं होता जो पकड़ने के लिए खड़ा होता है फुटबॉल को, उसमें नेट पे, तो वो अपने हाथ को पीछे कर रहा है, अपने हाथ को पीछे खींच रहा है आफ्टर होल्डिंग द बॉल, मतलब कि उसने बॉल पकड़ी और वो बॉल को ऐसे लेकर आ रहा है, ऐसे लेकर आ रहा है पीछे की तरफ। क्यों कर रहा है वो ऐसा? ठीक है, टू शॉट एट द गोल, दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू। वो ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? आपको पता है वो ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हैवी है, क्या अगर कोई ऑब्जेक्ट हैवी है और उसकी वेलोसिटी भी है मतलब बहुत ज़्यादा है, तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको पता है ना मोमेंटम क्या होता है, P = mv। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास भी ज़्यादा है और उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है, मतलब वो बहुत तेज़ स्पीड से आ रही है, तो उसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है। और आपको ये चीज़ बताई थी मैंने बेटा, फोर्स और मोमेंटम के चेंज का क्या होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है। इट मीन्स कि अगर मोमेंटम का चेंज ज़्यादा होगा ना तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर उसने बहुत तेज़ी से आ रही थी
बहुत तेजी से आ रही थी बॉल वो, बट जब उसने पकड़ी ना वो बॉल, ध्यान से देखना, जब उसने वो बॉल पकड़ी ना बेटा, तो एकदम से मोमेंटम जो उसका चलता आ रहा था वो जीरो हो गया। तो मतलब कि मोमेंटम का चेंज एकदम से बहुत ज्यादा हो जाएगा, और अगर मोमेंटम का चेंज ज्यादा हो गया ना तो बेटा फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जो गोलकीपर है उसके हाथ पर इंजरी हो सकती है। क्या? जो गोलकीपर है उसके हाथ पर बेटा इंजरी हो सकती है। तो वो क्या कर रहा है बेटा, वो मोमेंटम को रिड्यूस करना चाह रहा है, ठीक है, टाइम को बढ़ाकर। वो हाथ को नीचे लेकर आ रहा है जिससे टाइम बढ़ जाए, क्योंकि टाइम बढ़ जाएगा बेटा तो मोमेंटम कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और फोर्स भी कम हो जाएगी। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? क्योंकि वो आपके मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है उसको वो कम करना चाह रहा है, डिक्रीज करना चाह रहा है टाइम को बढ़ाकर, ठीक है। क्योंकि बेटा आप सिंपल सी बात है, अगर एकदम से सडन चेंज आएगा ना तो बंदे के हाथ पे फोर्स बहुत तगड़ी लग जाएगी, ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो। ओके ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या होता है बेटा? मैंने इनर्शिया आपको क्या बताया था? इनर्शिया होता है किसी भी चेंज को रेजिस्ट करना। चेंज को रेजिस्ट करने का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज को रेजिस्ट करने का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं अभी मोशन में थी और आप मुझे रोकना चाह रहे हैं, तो मैं नहीं रुकना चाह रही हूँ। या अगर मैं अभी कहाँ पर थी बेटा? अभी मैं रेस्ट पे थी, तो अगर आप मेरे को यहाँ से हिलाना चाह रहे हो तो मैं नहीं हिल रही हूँ यहाँ से। तो मेरी बॉडी एक क्या कर रही है, एक चेंज, मतलब उस चेंज में रेजिस्ट ला रही है। जैसे मान लीजिए आप जब ट्रेन में बैठे होते हैं, तो जब ट्रेन चलती है या बस जब चलती है तो एक झटका सा नहीं लगता? झटका क्यों? क्योंकि बेटा पहले आप रेस्ट में थे, तो वो झटका जो आपको लगा ना वो आपको ये फील कराता है कि आपकी बॉडी ने वहाँ पे इनर्शिया को फॉलो किया, मतलब इनर्शिया दिखाया कि भाई वो बॉडी रेस्ट में थी बट आपने मोशन में जाना शुरू किया, तो वो एक जो झटका आपको लगा वो बताता है कि बॉडी वहाँ पे इनर्शिया में थी। इनर्शिया मतलब कि वो उस चेंज को रेजिस्ट कर रही थी, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है? टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। किसी भी आप मोशन में है, चाहे रेस्टिंग स्टेट में है, आपको अगर उस स्टेट से बाहर निकालना चाहेगा कोई, तो आप उस चेंज को रेजिस्ट करोगे, एंड दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। और यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ था बेटा, लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ, बताया था मैंने? नहीं बताया था? जिसमें अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है तो वो रेस्ट पर ही रहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहती है। समझ में आया? जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन। ओके, एक पैसेंजर है बेटा जिसने एक मूविंग ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में ऐसे सिक्का उछाल दिया, टॉस कर दिया, विच फॉल्स बिहाइंड हिम, जो उसके पीछे गिरा जाके। इट मीन्स द मोशन ऑफ द ट्रेन इज। तो ये बता रहे हैं कि उस टाइम पे मोशन क्या होगा बेटा? मोशन आपका एक्सीलरेशन में था ना भाई, सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, आपने सिक्का उछाला, ठीक है, आप एक जगह खड़े रहो, आप एक जगह खड़े रहो और आप सिक्का उछालो, तो वो आपके हाथ में आके गिरेगा अगर आपने हाथ ऐसे कर रखा है। बट अगर आप ऐसे सिक्का उछालोगे ना और वो ऊपर गया और वो चलती हुई ट्रेन में गया, तो आप देखोगे वो आपके पीछे गिरेगा। क्यों? क्योंकि बेटा उस टाइम पर ट्रेन मोशन में थी। हाँ, उस टाइम पर ट्रेन मोशन में थी, तो सिक्के ने भी तो वहां पे इनर्शिया दिखाया। हाँ, सिक्के ने भी तो बेटा वहां पे आपके इनर्शिया दिखाया। समझ रहे हो वाला पॉइंट मेरा आप? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये बोल रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है बेटा जिसका मास है 2 kg का। ओके, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है बेटा 2 kg का, वो स्लाइड कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब स्लाइड क्या होता है? ऐसे स्लाइडिंग कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। ओके, ये टेबल जो है ना, जो मैंने बताई है आपको, ये आपकी फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, मतलब इस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो रुकेगा नहीं वो ऑब्जेक्ट फॉर श्योर। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटीज। ये बोले कितनी फोर्स लगेगी इस ऑब्जेक्ट को एज इट इज, इसी वेलोसिटी में आगे बढ़वाने के लिए। यार सिंपल सी बात है, खुद सोचो। आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। अब एक बात बोलो, यहां पर उसने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी, तो बेटा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन तो जीरो हो जाएगा ना। खुद सोचो ना इस चीज को। मान लो फोर्स पूछ रहा है आपसे, मास भी इसने आपको गिवन दे रखा है 2 kg का, बट एक्सीलरेशन तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आपकी फोर्स कितनी हो जाएगी बेटा? 0 न्यूटन। फोर्स कितनी हो जाएगी? 0 न्यूटन। तो कभी भी अगर आपको वो कांस्टेंट वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है, वो आपको कांस्टेंट वेलोसिटी देकर सवाल पूछ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहां पे एक्सेलरेशन 0 है, और उस केस में आपका फोर्स भी 0 हो जाएगा। इजी है, स्क्रीनशॉट लो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। बेटा ये बात मैंने आपको बार बार बताई कि रॉकेट कौन से उस पे वर्क करता है बेटा? कंजर्वेशन पे। कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। किस पर? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आपका रॉकेट वर्क करता है। नेक्स्ट आते हैं, अ वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट। ओके, एक वाटर टैंकर है बेटा जो उसकी हाइट का 2/3 बढ़ चुका है, इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, और जो मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। ऑन अ सडन एप्लीकेशन, कुछ एक सडन एप्लीकेशन, जब ब्रेक लगा
सो द वाटर इन द टैंक वुड, तो हम ही देखेंगे बेटा वाटर के साथ क्या होगा यार, सिंपल सी बात है। पहले वाटर किस में था, खुद बताओ क्या हो रहा था यहाँ पे, वाटर टैंक में था, जो 2/3 था उसकी हाइट तक, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से था, मतलब वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो जो ट्रक था वो चल रहा था। तो हम ये देखेंगे बेटा वो आगे की तरफ छलकेगा ना पानी, क्यों क्यों बताओ बेटा, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, जब ब्रेक लगा तो आप उसकी बॉडी मोशन में थी, और ब्रेक लगते ही वो पानी ऊपर को छलकने का मतलब क्या है बेटा, वो पानी ऊपर को छलकने का मतलब ये है कि उसने इनर्शिया दिखाया वहां पे, ठीक है, उसने क्या फॉलो किया, उसकी बॉडी ने उस चेंज को रेजिस्ट किया, मतलब वो मोशन में ही रहना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि मतलब कि हम रेस्ट में आ जाए, और एकदम से जब रेस्ट में आ गए तो बेटा इनर्शिया जो था वो एक झटका लगना और वाटर का ऊपर छलकना दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। तो वाटर क्या होगा बेटा, वाटर फॉरवर्ड आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड, ओके, ये बोल रहे हैं बेटा अगर जो आपका मास है किसी बॉडी का वो डबल है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी हाफ है, तो उसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, उसका मोमेंटम कितना होगा बेटा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू mv, क्या, P इज इक्वल्स टू mv, मास कितना बता रहा है, डबल, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी बता रहा है, हाफ, कितनी बता रहा है, हाफ, तो मतलब ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा बेटा आपका रिमेन सेम रहेगा। अरे भैया 1 ही तो आएगा निकल के, तो जितना मोमेंटम था उतना ही तो रहेगा, खुद सोचो ना, मास बोल रहा है डबल है, देखो बोल रहा है ना मास डबल है बॉडी का, और जो वो बता रहा है वेलोसिटी वो हाफ बता रहा है, तो इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा। सिंपल सी गणित है या नहीं है, सिंपल सी गणित बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ओके, ये बोल रहे बेटा जब एक फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो किसी बॉडी पर कि भाई वो जो वो किस में है, वो रेस्टिंग स्टेट में है, बीइंग अबाउट अ चेंज इन इट्स रेस्ट स्टेट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, वो मोशन या स्ट्रेट रेस्ट में है, स्ट्रेट लाइन में, तो दीज फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी आर सेड टू बी, तो इन फोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, तो इन फोर्सेज को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, इन फोर्सेज को हम बोलेंगे आपका अपोजिट फोर्सेज। एक रेस्ट पर है, एक मोशन में, ध्यान से पढ़ो ना, ये बोल रहे हैं कि जब आपका नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग साइमल्टेनियसली मतलब कि आपकी एक साथ वो एक्ट कर रही हैं किसी बॉडी पर, और उस बॉडी को वो रेस्ट से मोशन में लेकर आना चाहती हैं, ठीक है, ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line, then these forces acting on the body are said to be opposite forces। हम इन फोर्सेस को क्या बोलेंगे बेटा, हम इन फोर्सेस को बोलेंगे अपोजिट फोर्सेस, ठीक है, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली लग रही है ना, एक साथ लग रही हैं, तो एक तो रेस्ट से मोशन में लेके जाना चाह रहा है, एक मोस्ट से रेशन में लेकर आना चाह रहा है, तो अपोजिट फोर्सेस हो गई वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कार एट हाई स्पीड मेक्स अ शार्प टर्न, ओके, जब एक गाड़ी बहुत हाई स्पीड पे थी और उसने एक शार्प टर्न लिया, एकदम से बहुत तेजी वाला टर्न लिया, so the driver of a car tends to get thrown to the side opposite to the turn, this is due to, अब आप देखते हो बेटा, आप क्या चीज ऑब्जर्व करते हो कि जो आप जब ड्राइवर ऐसे टर्न लेता है तो जो ड्राइवर होता है वो ऐसे टर्न हो जाता है, क्यों होता है ऐसा, इवन जो पैसेंजर भी बैठा होता है वो भी टर्न हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, जल्दी से बताइए। क्योंकि बॉडी उस टाइम पे इनर्शिया में होती है बेटा, क्या बॉडी आपकी इनर्शिया में थी, इनर्शिया ऑफ मोशन में थी, वो मोशन में ही रहना चाहती थी, आपने एकदम से घुमा दी गाड़ी, तो थोड़ा सा तो स्पीड में चेंज आया, तो मतलब गाड़ी रेस्ट की तरफ बढ़ी थोड़ी सी, तो इसका मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो जो शार्प टर्न आने के बाद हम ऐसे बेंड करते हैं ना, वो हम इसी वजह से बेंड करें क्योंकि वहां पे इनर्शिया ऑफ मोशन था, क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन था, समझ गए, क्योंकि मोशन में थी बॉडी, पर आपने एकदम शार्प टर्न लेके उसको रेस्ट में लाना चाहा तो वो नहीं आएगी एकदम से। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, एक मैन जो है वो बोट में खड़ा है और वो बोट अभी पानी में ही है। इफ ही वॉक्स टूवर्ड्स द शोर, अगर वो किनारे की तरफ जाएगा, शोर होता है किनारा, अगर वो किनारे की तरफ जाएगा बेटा तो बोट क्या करेगी, देखो सिंपल सी बात है बेटा, अगर वो पैर ऐसे रखेगा ना आगे की तरफ को तो बोट पीछे की तरफ चली जाएगी। न्यूटन थर्ड लॉ, हाँ न्यूटन का थर्ड लॉ ये तो कहता है बेटा, कहता है नहीं कहता है भाई, बोट मैन ने बोट को पीछे धकेला तो बोट ने मैन को आगे धकेला, तो मतलब हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, मूव्स अवे फ्रॉम द शोर, वो किनारे से दूर चली जाएगी, क्या, वो किनारे से दूर चली जाएगी, ठीक है, रिएक्शन और एक्शन है ना यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, ये मार्क कर लिया करो जब ये पूछो करें, इनकरेक्ट करेक्ट। मास इज मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, मास जो है बेटा इनर्शिया ऑफ बॉडी का मेजर है, बिल्कुल सही है बेटा, मैंने आपको ये बात बताई थी कि मास जो होता है वो इनर्शिया पर डिपेंड करता है, मतलब कि जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, मतलब कि जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा वो उतने ही चेंज को रेजिस्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, ये बोल रहे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया है, बिल्कुल सही बात है।
नेक्स्ट, अनबैलेंस्ड फोर्सेस प्रोड्यूस कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, ये बोल रहे हैं अनबैलेंस्ड फोर्स कांस्टेंट वेलोसिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक बात बताओ यार मुझे, अनबैलेंस्ड फोर्स कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकती है? अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये होता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर निकाले। अनबैलेंस का मतलब क्या है? मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो एक कोई 25 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, किसी ने अगर 50 न्यूटन की फोर्स लगा दी, तो अनबैलेंस नहीं हो गया वहाँ पे फोर्स? तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो जाएगी? हाँ, पहले फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब फाइनल कुछ और हो जाएगी। तो बेटा ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है ना। अनबैलेंस फोर्स तो वेलोसिटी को प्रोड्यूस करेगी। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट का मतलब है कि हो ही नहीं रहा, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा। ऐसा थोड़ी होता है, जब आप अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो एक्सेलरेशन तो होगा, बॉडी में तो चेंज आएगा, है ना। फिर थर्ड लास्ट स्टेटमेंट है, न्यूटन थर्ड लॉ टॉक्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बिल्कुल, न्यूटन का थर्ड लॉ आपके डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बात करता है, जिसमें वो बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई होती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन अ ट्रेन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, ये बोल रहे हैं बेटा एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है वर्टिकली, ऐसे मूविंग ट्रेन में फेंका गया है बेटा, तो बॉल का क्या होगा? बॉल बेटा एक बॉल के साथ क्या होगा? तो बेटा रिटर्न बैक टू द थ्रोअर। अब क्या होगा भाई? वही बात होगी, बॉल को आपने ऊपर फेंका, बॉल नीचे आ जाएगी, यही तो होगा ना। हाँ, आप ये देखेंगे बेटा, आप मूविंग ट्रेन में काम कर रहे हैं ना, आप मूविंग ट्रेन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेन आपकी मोशन में है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो बॉल आपकी रिटर्न बैक आ जाएगी थ्रोअर को। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? नेक्स्ट आते बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बोल रहे हैं इसमें से कौन सी एप्लीकेशन नहीं है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। बेटा लीनियर मोमेंटम आपको क्या बताता है कि मोमेंटम आपका चेंज नहीं होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब ये ऐसी होता है, मतलब कि लिटिल बिट सिमिलर होता है टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो कौन कौन से नहीं है बेटा। पहला है व्हाइल फायरिंग अ बुलेट द गन मस्ट बी हेल्ड, तो जहां पर भी आपको न्यूटन के वो मिलेंगे ना थर्ड लॉ के एग्जांपल, वो तो सब कुछ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेंगे। तो बेटा आपको पता है ये तो होगा एप्लीकेशन, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर जब बुलेट मतलब जब आप क्या चलाते हैं, जब आप गन चलाते हैं, तो जितना आप अप्लाई करेंगे जितनी तेजी से, उतना ही आपको पीछे जर्क फील होगा, बट मास ज्यादा होने की वजह से आपको ज्यादा तेज जर्क वो फील नहीं होता। नेक्स्ट, व्हेन अ मैन जंप्स फ्रॉम अ बोट टू द शोर, जब एक पर्सन बोट पे से किनारे पर कूदेगा, तो बेटा आपको पता है जब वो बोट से किनारे पर कूदेगा तो सिंपल सी बात क्या होगी, वहाँ पे यही बात होगी कि बोट पीछे चली जाएगी, तो ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो मतलब ये एप्लीकेशन है लीनियर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। नेक्स्ट, रॉकेट एक्सप्लोड्स ऑन अ मिडवे फ्रॉम द ग्राउंड। बेटा आपको पता है रॉकेट्स भी आपका एक्सप्लोड, आपको पता है रॉकेट का तो जो पूरा प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो लीनियर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही है। नेक्स्ट, बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम द हुक ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस्ड इन अ लिफ्ट व्हिच इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड। ये बोल रहे हैं बॉडी जो थी वो कहाँ से, हुक से गिर गई, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस से एक लिफ्ट में विच इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, जो नीचे की तरफ आ गया। बेटा ये आपका क्या है, ये आपका लीनियर मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बॉडी सस्पेंड, क्योंकि तीनों आपके कर रहे हैं, तो ये वाला आपका बचा जो आपका नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि बॉडी ऊपर से सस्पेंड होकर गिरी, मतलब कि वो पहले रेस्ट में थी, अब वो मतलब कि पहले वो आपकी किस में थी, अब वो एकदम से रेस्ट में आ गई। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब कि कुछ ना कुछ तो फोर्स अप्लाई होगी ना, तभी तो वो गिरी ना हुक से। बट लीनियर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम देखते हैं कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट, व्हेन वी स्टॉप अ पेडलिंग, जब हम पेडलिंग करना बंद कर देंगे, मतलब जब हम साइकिल में पेडलिंग करना बंद कर देंगे तो बाइसिकल रुकनी शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा बेटा? ऐसे दो ही रीजंस हो सकते हैं बेटा, कि या तो एयर रेजिस्टेंस हो, एयर रेजिस्टेंस मतलब कि सामने से एयर आपको काउंटर कर रही हो तो साइकिल रुक जाएगी। नेक्स्ट, या फिर आपका फ्रिक्शन फोर्स हो, ठीक है, अगर आप ऐसे मोशन में तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो आपका, ये दो रीजंस हो सकते हैं। तो हम देखते हैं बेटा फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं। नेक्स्ट, एयर रेजिस्टेंस विच इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं, एयर रेजिस्टेंस इधर से होगा तो क्यों रुकेगी साइकिल, वो तो चलती चली जाएगी ना। हाँ, नेक्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन बाइसिकल बाय द रोड, हमें देखेंगे बेटा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है, और तब जाके आपकी बाइसिकल रुक जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट बोल रहे हैं नेचर ऑफ बाइसिकल टू स्टॉप आफ्टर सम टाइम, बेटा नहीं ये भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ। इनर्शिया बेटा आपको पता है हर बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें अगर आप मोशन में हैं तो वो रेस्ट में, अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी बॉडी रेजिस्ट करेगी, अगर आप रेस्ट में हैं और आप मोशन में आना चाहते हैं तब भी आपकी बॉडी रेजिस्ट करेगी। तो ये बताते हैं कि किस किस चीज़ में वो चेंज नहीं लाने देना चाहती। इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, बिल्कुल, इट्स स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, बेटा ये सारे के सारे आंसर्स हो जाएंगे, क्योंकि वो इनमें से किसी में भी चेंज नहीं आने देना चाहती है अगर किसी बॉडी में इनर्शिया है तो। नेक्स्ट, एन एथलीट डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली
आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन ड्यू टू, हम ही देखते हैं एथलीट जो होता है ना, एकदम से जब वो भाग रहा है, दबा के भाग रहा है, तो वो एकदम से रेस्ट पर नहीं आ पाता इमीडिएटली। क्यों बेटा? सिंपल सी बात है, वो मोशन में था, अब वो एकदम से रेस्ट पे कैसे आ जाएगा बेटा? उसकी बॉडी रेजिस्ट करेगी ना उस चेंज को, मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अ बुलेट ऑफ मास ए, ओके, बोल रहे हैं बुलेट है बेटा जिसका मास है ए और उसकी वेलोसिटी है बी, वो फायर करी एक वुडन ब्लॉक पर जिसका मास था सी, मतलब वुडन ब्लॉक का मास कितना था बेटा? सी था। ये बोल रहे हैं इफ द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द वुडन ब्लॉक, ये बोल रहे हैं अगर बुलेट जो है वो उस वुडन ब्लॉक में धस गई, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा कॉलिजन के बाद? बेटा मोमेंटम, क्या? मोमेंटम। बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन पूछ रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है। तो बिफोर कॉलिजन कितना था बेटा मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल्स टू mv, तो मतलब बिफोर m1 v1 आफ्टर m2 v2, ठीक है। तो पहले बुलेट का मास कितना था? a था या नहीं था? बिल्कुल। v कितना था बेटा आपका? v था b, वेलोसिटी कितनी थी इसकी? b। m2 क्या होगा बेटा? मास ऑफ वो ब्लॉक c, ठीक है। आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा बेटा? ये तो बिफोर का है, ये आप देख रहे हो, ये तो बेटा आपका यहाँ पे आपने ए को, ए बुलेट है जिसका वेलोसिटी कितनी है? बी, आपने इसको सी में मतलब के एम्बेडेड करने की कोशिश करी, तो ये तो बिफोर है, बिफोर इम्पैक्ट ए बी, है ना। और आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा बेटा? आफ्टर इम्पैक्ट आपका क्या होगा? आफ्टर इम्पैक्ट होगा आपका कि वो जो आपका बुलेट है वो किस में घुस जाएगी बेटा? वो आपके वुडन ब्लॉक में घुस जाएगी, ठीक है। तो अब वुडन ब्लॉक में किसका वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी उस केस में, वेलोसिटी तो बेटा जीरो हो जाएगी ना, ठीक है। बट हमें नहीं पता ना कितना चेंज आया, हमसे तो वो चेंज मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं वेलोसिटी का, कि आफ्टर कॉलिजन कितना होगा, मतलब वी तो वो हमसे पूछ रहे हैं, v2 हमसे वो पूछ रहे हैं। मास कितना होगा बेटा? अब मास में वुडन का मास तो था ही, साथ में बुलेट का मास भी आ गया, तो मतलब ये हो जाएगा आपका c प्लस a प्लस सी, क्योंकि आपकी जो बुलेट थी वो रुक गई ना, ठीक है। तो अब वुडन ब्लॉक का मास साथ में बुलेट का मास, तो ए बी अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा? ये चीज आ जाएगी ना, a प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू वी। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वेलोसिटी का? ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए प्लस सी। कितना हो जाएगा बेटा? ए बी अपॉन ए प्लस सी, और एक ही यहाँ पे ऑप्शन। ध्यान से देखो ना आप, जब आपने बुलेट को मारा तो वो वुडन ब्लॉक में धस गई, एम्बेडेड हो गई उसके अंदर जाके, ठीक है। तो वेलोसिटी जो आ रही थी वो एकदम से जीरो पे आ जाएगी। वो आपसे पूछे कितना मैग्नीट्यूड आएगा, तो बेटा इतना मैग्नीट्यूड आएगा कैलकुलेट करने के बाद। मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था कितना साइज होगा वेलोसिटी का, मतलब कितनी वेलोसिटी होगी जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। समझ गए? स्क्रीनशॉट लो। तो आपको इसको इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द मासेस ऑफ टू बॉडीज आर इन रेशियो, ओके। ये बोल रहे हैं दो बॉडीज का मास आपको रेशियो में गिवन है 5:6 और उनकी वेलोसिटीज भी गिवन है। सो इनका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? तो इनका लीनियर मोमेंटम पूछ रहे हैं बेटा रेशियो में। तो देखो पहले बॉडी 1 ले लेते हैं, दो बॉडीज है ना, बॉडी 1 और बॉडी 2। तो मासेस गिवन है, तो ये बॉडी, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। ये वेलोसिटीज गिवन है, तो ये v1 हो गया, ये v2 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा? आपका मोमेंटम क्या होता है? p इज इक्वल्स टू mv। मोमेंटम क्या होता है? p इज इक्वल्स टू mv। तो पहली बॉडी का मोमेंटम कितना होगा? उसका मास कितना है? 5, वेलोसिटी कितनी है? 1, ठीक है। तो मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका 5। फिर दूसरी बॉडी का मोमेंटम कितना होगा बेटा? दूसरी बॉडी का मोमेंटम होगा आपका, ये p1 है, ये p2 है, तो ये होगा आपका मास कितना है बेटा? 6, और आपकी वेलोसिटी कितनी है? 2, मतलब कि 12। तो मतलब कि आपका लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा? 5:12। क्या हो जाएगा बेटा? आंसर मिल रहा है कहीं 5:12? बिल्कुल, डी वाला ऑप्शन आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब भी आपको ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे। स्क्रीनशॉट लो, अलग अलग मोमेंटम फाइंड करना और बस जो रेशियो आएगा उसको लिख देना। लीनियर मोमेंटम पूछा था ना, लीनियर मोमेंटम p1 और p2 तो पूछा था आपसे, इसका रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं सेशन को यहीं पर ही एंड करी हूँ। ये 20 जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे इस सेशन में लाने के लिए एमसीक्यूज मैं लेकर आ गई हूँ। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग असर्शन रीजन को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है बेटा। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और आपको पता है बेटा कि हम लोग आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तो जब तक अपना ख्याल रखेगा, बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।